गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, पिछली क्लास में हमने अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ये चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज से हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स चालू करेंगे। ऑडिट क्या होता है और ऑडिटर्स कौन होते हैं। हमने अब तक जो देखा है, आपको पता है कि कंपनी जो है इसको बनाने वाले लोग अलग होते हैं। इनको हम प्यार से मेंबर्स बोलते हैं। कुछ केसेस में यही शेयर होल्डर्स भी होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में इन लोग पैसा लगाते हैं और कंपनी का निर्माण करते हैं। हाँ, प्रिंट नहीं आ रहा। अच्छा, इन लोग कंपनी का निर्माण करते हैं और इसको चलाने के लिए इसका कारभार सौंप देते हैं डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी को चला रहे हैं और जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यही जिम्मेदार होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग गलत सलत बता दें। अल्टीमेटली एक व्यक्ति को, मेंबर को अधिकार नहीं होता कि वो रोज रोज जाके कंपनी में देखें या रोज रोज जाके पूछे अकाउंट्स के बारे में, आज का कितना गल्ला हुआ है, बताओ आज कितने सेल्स हुए। ऐसा हम लोग नहीं कर, गल्ला है ना सेल्स, डेली सेल्स वगैरह ये सब पूछने का अधिकार नहीं होता। और ये सब बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कल चलकर ऐसा भी तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया। बता रहे हैं प्रॉफिट है लेकिन अल्टीमेटली कुछ तो भी गड़बड़ है। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो इन बुक्स को चेक करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुक्स बनाते हैं। जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, रीजनेबल एस्टिमेट्स के हिसाब से बनाए, प्रॉपर गोइंग कंसर्न अजम्पशन का फॉलो होना चाहिए, फिर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होना चाहिए। ये सब चीजें जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और इसके ऊपर कमेंट करना ये जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की। ये ऑडिटर को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। स्टैट्यूटरी मींस जो कानून की तरफ से अपॉइंट किया गया है। जो पिछले चैप्टर में हमने सेक्शन 138 पे चर्चा खत्म किए थे, वो एक इंटरनल ऑडिटर होता है। इंटरनल ऑडिटर जो होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए काम कर रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अगर आप कभी भी रिपोर्ट पढ़ के देखोगे तो वो हमेशा एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होगी। वो मेंबर्स के लिए काम कर रहा है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए काम नहीं करता, वो मेंबर्स के लिए काम करता है। इसीलिए आपको पता है कि इसको अपॉइंट भी कौन करते हैं, तो इनको अपॉइंट करते हैं मेंबर्स। एजीएम में अपॉइंटमेंट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, क्योंकि मेंबर के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का काम होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्होंने बनाए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपने सेक्शन 128 में पढ़ा था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक ओपिनियन देना। ओपिनियन यानी क्या ये सही है या नहीं है, ये चीज प्रॉपर है, प्रॉफिटेबिलिटी जो बताई वो प्रॉपर दिख रही है, एसेट्स जितने दिख रहे हैं वो सही में है या नहीं है, ये सब चीजों के ऊपर ओपिनियन देना ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये अपॉइंट किया जाता है हर कंपनी में, हर कंपनी के लिए जरूरी है। वो कोई भी कंपनी हो, एक पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हर कंपनी को जरूरी होता है। गवर्नमेंट कंपनी को तक के जरूरी होता है। थोड़ा सा प्रोसेस अलग है वहां पे अपॉइंटमेंट का। यहां पे हमको जो पढ़ना है तो वही पढ़ना है कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। इससे रिलेटेड हमको सेक्शंस पढ़ना है। सेक्शन नंबर 139, ये जो बेसिक सेक्शन है 139, यहां से शुरुआत करेंगे। फिर सेक्शन नंबर 148 तक के हमको इस चैप्टर में पढ़ना है और यहां पे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लॉ का, कंपनी लॉ का। बाकी बचेंगे 2 कानून और, जो हमने अदर लॉस के 2 कानून छोड़े थे। एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो एक्चुअली कोई कानून नहीं है बट इंटरप्रिट कैसे करना वो है, और एक कानून है जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो ये 2 कानून अपने बचे रहेंगे। वो थोड़े छोटे एक्ट है, जल्दी हो जाएंगे वो। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी लगना है इसी पे लगना है। फिर भी 3.5 लेक्चर लगना चाहिए अपने को। 4 लेक्चर पकड़ लो। 3 लेक्चर वैसे लगते हैं क्योंकि अपन बड़ी क्लासेस ले रहे हैं, तो 4 लेक्चर लगते हैं। वैसे बड़ी क्लास ले रहे हैं तो 3.5 तक के लगना चाहिए। ठीक है। बाकी अपने को क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करना है, उसका भी टाइम जाएगा। वो भी बचा हुआ है अपना। अपन ने चैप्टर नंबर 10 तक के किए थे, फिर ये बचे 11, 12, 13 और 14।
ठीक है, तो एक साथ वो कर लेंगे अपन एक ही दिन में, और बाकी जो छोटे छोटे एक्ट है वो कंप्लीट करना है। तो टाइम है अपने पास 11 तारीख है आज, और 4 दिन में शायद आपका अकाउंट्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा, और फिर बचेंगे 2 जो छोटे छोटे एक्ट है, तो वो समझो एक एक्ट को 5 दिन, दूसरे को 4 दिन, सो जल्दी हो जाएगा, तो 9 दिन 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सो आसानी से। और कोई भी डाउट है तो फिर डाउट वगैरह ले लेंगे अपन, और कोई दिक्कत है, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझी तो आप फिर से पूछ सकते हैं, देख लेंगे अपन। सो सेक्शन नंबर 139 से 148 तक के ये हमको देखना है। इसमें हमको बेसिक सेक्शन जो है सेक्शन 139, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर 140 जो है ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है। आपको इसका एक हल्का सा जिक्र किए थे हमने जब हम सेक्शन 115 पढ़ रहे थे, स्पेशल नोटिस। सो मैंने वहां बताया था कि इसके साथ में 140 लगता है जिसमें हम ऑडिटर को रिमूव करते हैं। याद आ रहा है कुछ? ऐसा पढ़ा था कहीं तो भी अपन ने। स्पेशल नोटिस 2 चीजों के लिए लगता है, वैसे 4 चीज बोली है। एक डायरेक्टर को हटाने के लिए, दूसरा ऑडिटर को हटाने के लिए, और उसकी जगह दूसरे डायरेक्टर या दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। सो वहां पे लगता है आपको 140, और 140 के लिए स्पेशल नोटिस लगेगा जब आप ऑडिटर को हटा रहे हैं। और इसी का आधा पार्ट आप अगले साल पढ़ोगे जब आप डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगले साल रहेगा फाइनल लेवल पे। इंटरमीडिएट में यहीं तक है, ठीक है। सो 139 फिर 140 रहेगा, रिमूवल या रेजिग्नेशन, ये दोनों उसी में कवर होते हैं। फिर 141 रहेगा, ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है 139, 141, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इसमें 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। इसमें 90% भी नहीं, 99 भी नहीं, 100% आने वाले हैं। सो या तो यहाँ आएंगे या ऑडिट में आएंगे, या दोनों जगह भी आ सकते हैं। सो 100% ये पूछेगी 139 और 141, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे जनरली मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे आना ही है 100%, ठीक है। सो भले 2 मार्क को आए, 4 मार्क को आए या 8 मार्क को आए, लेकिन आएगा जरूर। सो देखेंगे अपन। अभी शुरुआत हम इसी से करेंगे 139। अब पहले ऑडिट के लिए जब भी कोई कंपनी एक बड़ी कंपनी में कवर होती है, सो बड़ी कंपनी कौन सी है वो भी हम देखेंगे। लिस्टेड कंपनी, और एक लिमिट बताई गई है, तो वो लिमिट को हमको देखना है। 100, 50 और 10 ऐसे 3 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कैसे ध्यान रखेंगे वो भी देखते हैं। सो वो कंपनी अगर है तो उनको एक ऑडिट कमिटी रिक्वायर रहती है। तो दो प्रकार की कंपनी होती है। कंपनीज रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमिटी। सो ऐसी कंपनी जिसमें ऑडिट कमिटी को बनाना जरूरी है। तो ऑडिट कमिटी यानी क्या? सो ये आप अगले साल पढ़ोगे सेक्शन 177 में, 177। सो अगले साल का टॉपिक है, बट अभी बता देता हूं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमिटी बनी थी, CSR कमिटी, याद होगी आपको। तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोगों को निकाल के हमने बोला था तुम ये CSR के ऊपर ध्यान दोगे, और उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, 2 डायरेक्टर और थे। सो इस प्रकार से कमिटी बनी थी। वैसे ही जो बड़ी कंपनीज है उनको एक ऑडिट कमिटी बनाना पड़ता है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहेगी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ लोग शामिल रहेंगे और उन लोग मिलके ऑडिट कमिटी बनाएंगे। और कुछ होती है जिसमें नहीं लगती इसकी जरूरत। कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमिटी। जिसमें ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है, ये वाले टाइप की कंपनी है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो ऑडिट कमिटी है ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। रिकमेंड द ऑडिटर। ऑडिटर का नाम बताया जाता है कि हम इस व्यक्ति को अपॉइंट करवाना चाहते हैं, तो ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर इसका नाम बताते हैं AGM में मेंबर्स के सामने। मेंबर्स को बताया जाता है कि ये रिकमेंडेशन आया है, और ये रिकमेंडेशन के हिसाब से हम इस व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो वहां पे ऑडिट कमेटी पहले मुझे सिलेक्ट करेगी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल इन्फॉर्म इट टू द मेंबर्स। फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स AGM में अपॉइंट करते हैं। तो आपको ये पता ही है
कि हर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में नहीं होता। और जाहिर सी बात है कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तो बाद में होती है, साल खत्म होने के बाद। सो उसके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बन चुके हैं, ऑडिट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में नहीं होता, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है। ठीक है। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है बोर्ड को ठीक नहीं लग रहा है ये ऑडिटर, सो बोर्ड ये फिर से रेफर बैक भी कर सकती है। सो अगर बोर्ड को लगता है कि ये ऑडिटर नहीं चाहिए तो बोर्ड बोलेगी कमिटी को कि नहीं, इसके बदले दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। सो ऑडिट कमेटी फिर दूसरे ऑडिटर को सिलेक्ट करेगी। और जहां पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वाली कंपनीज, यहां पे अब सिंपल सी चीज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द ऑडिटर एंड ही विल, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिकमेंड इट टू द मेंबर्स। सो मेंबर्स को ये रिकमेंड करेंगे और ये भी एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। सो ये जब ऑडिट कमेटी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसको पहले जो ऑडिटर है उसका एक क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है, क्या वो क्वालिफाइड है ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं, वैसे तो सीए हैं बट फिर भी वो नहीं कर सकते ऑडिट, ऐसे भी कोई लोग हैं। सो जो हमको 141 में पढ़ना है। सो कौन कौन से लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। सो ये ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होगी कि जब भी वो किसी व्यक्ति का नाम बताएं कि ये व्यक्ति हमको ऑडिटर चाहिए, तो वो उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस भी देखेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट है, मैं नया नया सीए बना, बस अभी 1 साल हो रहा है और मुझे अपॉइंट कर दिया, मेरे पास ना सफिशिएंट स्टाफ है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसे केस में मैं नहीं कर सकता उसका ऑडिट। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्या वो हमारे जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से क्या वो काम करने के लिए समर्थ है। और इसके अलावा ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। सोच के देखो, ऑडिटर को क्या बिना उसकी इच्छा के अपॉइंट कर सकते क्या, बिना कंसेंट के? तो नहीं, उससे कंसेंट लेना पड़ता है। जैसे रिलायंस वाले मुकु मेरे को बोलता है कि शर्मा जी आप हमारे कंपनी के ऑडिटर बनेंगे, मैं बोलता हूं नहीं बनना, मेरे को जरूरी है क्या? नहीं करते अपन छोटी कंपनी के ऑडिट, तो नहीं बनना है, जरूरी नहीं होता। सो इसीलिए मुझसे भी पूछा जाएगा। सो बिना मेरी कंसेंट के अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तो मेरी एक कंसेंट लगती है, साथ में एक सर्टिफिकेट लिख के देता हूं मैं कि मुझे अगर अपॉइंट करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरा इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। सो इंडिपेंडेंस इसीलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि सोच के देखो, यहां पे भी अगर ये मेरी खुद की घर की कंपनी है, समझो ये कंपनी मेरे भाई की है, अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे भाई वगैरह हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अब यहां पे अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो मैं फिर वो रिपोर्ट ही नहीं करूंगा जानबूझकर। सो इसीलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना अनिवार्य होता है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉय, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो चलेगा, बट यहां पे एम्प्लॉय नहीं चलता। यहां पे ही शुड बी अ सेपरेट पर्सन जो कि खुद प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है। सो ही कैन नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मंथली रेम्यूनरेशन पे उसको रख लिए, सो वैसा नहीं कर सकते। ये एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए जिसके और कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए जो अदर देन प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन्स है, बाकी के ट्रांजेक्शन्स उसको अलाउड नहीं होते। तो ये भी हमको देखना है, ये काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 में। सो अभी पहली चीज यही है कि एक कंपनी होती है जिसमें ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 177, और एक है जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो वैसे 177 इज नॉट इन योर कोर्स, बट क्योंकि ऑडिटर का चैप्टर आपके कोर्स में, तो 177 पे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। सो इसको पहले यहां तक पढ़ते हैं, फिर हम 139 की एक्चुअल वर्डिंग समझते हुए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने साल के लिए होता है, ये समझेंगे। सो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमसे डील करता है। सो जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आपको ऑडिटर कब अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी के लिए। हम अभी सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं इनकम टैक्स ऑडिट, वैट ऑडिट या जीएसटी ऑडिट इनकी बात नहीं कर रहा। सो हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ कंपनी ऑडिट की बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के तहत जो ऑडिट किया जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी जो कंपनी ऑडिट होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो। सो सेक्शन 139 बताता है
देखो अब ये सेक्शन 139 में पहले तो सबसेक्शन 1 बताता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए, ये अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। ठीक है, सो सबसेक्शन 1 पढ़ने के पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी प्रकार की कंपनीज है? एक कंपनी जिसमें ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड और दूसरी वेयर ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है आपकी कंपनी में तो ऑडिट कमिटी शैल रिकमेंड, ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी द नेम ऑफ द ऑडिटर्स टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड बोर्ड शैल फर्दर रिकमेंड इट टू द मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है तो बोर्ड इसको रेफर बैक भी कर सकता है टू द कमिटी विद रीजंस, और फिर कमिटी दूसरे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, फिर अगर ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड तो बोर्ड शैल कंसीडर, बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड शैल कंसीडर एंड रिकमेंड द ऑडिटर टू द मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। तो यहां पे ऑडिट कमिटी विल रिकमेंड, जबकि ऑडिट कमिटी नहीं है तो सिंपल बोर्ड वही काम करेगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मींस कौन? तो यही, या तो इट कैन बी आइदर ऑडिट कमिटी और बोर्ड, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये जब भी ऑडिटर का चुनाव करेगी, ऑडिटर को सिलेक्ट करेगी, तो इसको वही ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति है क्या वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशंस। सो क्वालिफिकेशन क्या क्या है? कभी कभी सिर्फ सीए होना सफिशिएंट नहीं होता, आपकी कंपनी में अकाउंटिंग जो है पूरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और काफी ज्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर डीसा वगैरह किया होना चाहिए, इस प्रकार के कोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसीलिए क्वालिफिकेशन, इसमें सिर्फ सीए तो जरूरी नहीं, सीए के अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं बोर्ड या कमिटी। एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नहीं तो पहला ही ऑडिट मुझे मिल रहा है और सीधा मैं बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जबकि मैंने बाकी कभी ऑडिट किया ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है, नया नया ऑडिटर हूं मैं। सो ऐसे केसेस में दो व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा सकता है, इधर इट कैन बी एन इंडिविजुअल, सो या तो इंडिविजुअल या फर्म। सो सीए लोग दो प्रकार से काम करते हैं, या तो इंडिविजुअल लेवल पे अकेले अकेले खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मिलके फर्म बनाते हैं वो लोग, पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म चलती है, एलएलपी चलती है, कंपनी नहीं चलती। तो कंपनी को आप ऑडिटर करके अपॉइंट नहीं कर सकते। सो एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकती। सो इंडिविजुअल और फर्म, सो फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म एंड इट इंक्लूड्स इवन एलएलपी। Proposed to be considered for appointment as auditor and whether such qualification and experience are commensurate with the size and requirement of the company। तो हमारी कंपनी की जो लेवल है, जो साइज है या जो रिक्वायरमेंट है, क्या उसके हिसाब से इनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सफिशिएंट है या नहीं, ये चीज ध्यान रखना चाहिए बोर्ड को या ऑडिट कमिटी को, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको। इसके अलावा अगर उस सीए के ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कुछ गड़बड़ किया हूं अगर मैंने, तो ऐसे केसेस में फिर मुझे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो बोर्ड ने यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति को हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं होना चाहिए कि वो कुछ गड़बड़ करता हुआ पाया गया है। सो आइदर बाय आईसीआई ने उस पर कोई एक्शन लिया है तो भी वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एनएफआरए ने, तो एनएफआरए भी एक्शन ले सकता है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। सो एनएफआरए ने भी अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वो वहां भी लिखा हुआ था। सो ही विल बी डीबार्ड, तो आप उसको फिर 10 साल के लिए काम करने से रोक सकते हैं। तो एनएफआरए उसको ऑर्डर के द्वारा रोक सकता है। सो ये बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसके खिलाफ ऐसा कोई ऑर्डर तो नहीं है। सो इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द आईसीएआई और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई है एनएफआरए, ठीक है, और एनी कोर्ट, कोई कोर्ट के सामने भी हो सकता है, आपकी कोई पर्टिकुलर केस पेंडिंग होगी तो ये भी उसमें देखा जाएगा। फिर ऑडिटर से और कोई इंफॉर्मेशन मंगाना है तो वो मंगा सकता है बोर्ड, ठीक है। सो वैसे ये बहुत काम का नहीं है ये पार्ट, ये ध्यान रखना है, सिर्फ ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी इसको रिकमेंड करती है और नहीं है तो बोर्ड रिकमेंड करता है, ठीक है। सो बाकी ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये नहीं पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन अलग से पूछेंगे तो अपन देखेंगे कि कौन कौन क्वालिफाइड होते हैं
और कौन क्वालिफाइड नहीं होते। तो ये हम देखेंगे सेक्शन 141 में। तो हमारे लिए दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 139 और एक 141। सो ये पढ़ेंगे अपन, एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। सो एलिजिबल कौन है और क्वालिफाइड कौन है, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो अभी हम देख रहे हैं वो तो है ही। सो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरा ही चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सिर्फ दो सेक्शन छोड़ के 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जो कोई काम नहीं आएंगे। सो उसमें एक वही है कॉस्ट ऑडिट वाला, वो बकवास है, वो नहीं पूछा जाता, आखिरी वाला सेक्शन। और एक बीच में रहेगा कि ऑडिटर को मीटिंग अटेंड करना है और साइन करना है ऑडिट रिपोर्ट, ये सब पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी देख लेंगे अपन। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब हाँ पहले ये पढ़ लो, ऑडिट कमेटी किस किस को लगती है। तो वैसे सेक्शन 177 इज नॉट इन योर कोर्स, क्योंकि आपको सिर्फ 148 तक के है, पर फिर भी क्योंकि ऑडिटर वाला टॉपिक आपको है, सो आपको यह पूछा जा सकता है कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनीज को है। अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इनको तो रहेगा ही, पहली चीज है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है दैट मींस बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है और बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। सो यहाँ पे एक ऑडिट कमिटी होगी, सो वो अलग से काम करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। सो वो रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही लोग, बट अल्टीमेटली एक अलग कमिटी बनाना अनिवार्य है यहाँ पे। सो एज पर सेक्शन 177 रेड विथ रूल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज एंड फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज। यहां पे आपको बहुत आसान है याद रखना, सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही लगता है। सो आगे जो देखोगे सब पब्लिक कंपनी है, ऑल पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या मोर है। तो कैपिटल की लिमिट है पहली, सो आप साइड में लिख के रख सकते हैं याद रखने के लिए। सो मैंने आपको बताया था कुछ चीजें याद रखने की भी आएगी और लिमिट्स रहेगी आखिरी के चैप्टर्स में। तो ये 2 चैप्टर में ही सिर्फ याद रखने की चीजें आती है, बाकी इसके पहले तक के सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, एकदम रटने वगैरह वाली चीजें नहीं है, ठीक है। बट ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते सर 10 करोड़ ही क्यों दिया, यहाँ पे 20 दे सकते थे। सो नहीं पता क्यों दिया 10 करोड़, और इनफैक्ट यहाँ पहले 20 था। सो पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, सभी यानी बाहर वालों का सब पैसा। सो एक्सीडिंग 50 करोड़, पहले यहाँ 20 था तो याद रखना आसान हो जाता था, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो से 10:20 यानी 1:2 होता था, बट अब ये 50 कर दिया है, ठीक है। सो 50 करोड़ बोल दिया है, और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर है वो, ठीक है। सो एक तो सब पब्लिक कंपनी जाएगी, ये ध्यान रखना है। सो आसान हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में तो प्राइवेट अफेयर ऑफ द पीपल होता है, तो जितने लोग हैं, जैसे हमारी प्राइवेट कंपनी है तो हम घर घर के लोग रहते हैं या एकदम दोस्त भाई टाइप के लोग रहते हैं। सो वहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ऑडिट कमेटी एक अलग से बनाओ। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है और वो भी बड़ी है, तो वहां पे फिर जरूरत होती है कि अलग से कमिटी होना चाहिए जो कि ध्यान रखे मेंबर्स का, ठीक है। सो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट सिर्फ इन कंपनीज को ही होती है जो पब्लिक कंपनीज हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़, पेड अप कैपिटल 10 और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, एग्रीगेट बोरिंग्स, पूरी बोरिंग्स, सभी बोरिंग कवर हो जाती 50 करोड़ के ऊपर है, तो 50 करोड़ या उसके ऊपर। यहां पे भी सेम प्रकार से एक्सप्लेनेशन है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर्स एग्जिस्टिंग as the case may be, as existing on the last day of audited financial statement shall be taken into account. So आखिरी दिन, so बीच में अगर बढ़ा था और फिर आपने कम कर लिया तो फिर वहां पे भी ऑडिट कमेटी नहीं लगेगी, आखिरी दिन आपको देखना है, ठीक है। तो आखिरी दिन कितना था वो, सो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी ये लिमिट्स अगर क्रॉस हुई है, सो उस टाइम पे फिर आपको ये ऑडिट कमेटी का निर्माण करना पड़ेगा। फिर आगे सर्टिफिकेट भी बताया होगा, वो देखते हैं अपन। अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, देखो मैं आपको बता देता हूं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ये कैसा कैसा हो सकता है। सेक्शन 139 के हिसाब से डिपेंड करेगा ये कंपनी कौन सी है। एक हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी,
और दूसरी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फिर गवर्नमेंट कंपनी में भी दो चीज होगी, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग प्रकार से होता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग होगा। उसी प्रकार से अदर देन गवर्नमेंट में भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग होता है। अभी ध्यान रखो सिर्फ इतना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर जो है ये पहली एजीएम के पहले हो रहा है। दूसरा जो ऑडिटर है वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा। सेकेंड ऑडिटर जो होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अभी हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो भी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले सबसेक्शन 1 इसके बारे में डील करता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सो ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट कंपनी में अलग से रूल्स हम देखेंगे। अभी हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर नहीं। सो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सो इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, यहां पे आप फिर लिख सकते हैं कैसा अपॉइंटमेंट होता है। सो मैं इसे खाली छोड़ देता हूं, डायरेक्टली अगले पेज पे बनाते हैं अपन। तो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, आपका साल खत्म हुआ, समझो फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर यहां पे कंप्लीट हो गया, समझो 2022 2023 ये साल खत्म हो गया। अब आपकी फर्स्ट एजीएम होगी, इसके बाद यहां पे होगी आपकी फर्स्ट एजीएम, ठीक है। इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूं, जगह कम पड़ेगी मेरे को। समझो ये साल है 2023, तो एजीएम फर्स्ट एजीएम होगी यहां कहीं, ये फर्स्ट एजीएम है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में ये साल में जो ऑडिटर रहेगा, ये ऑडिटर यहां पे रिमूव हो जाता है, फर्स्ट एजीएम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट एजीएम में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है यहां पे अपॉइंट होगा। सो आपको पता ही है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर यहां पे होता है, ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट एजीएम में। और ये कब तक के काम करेगा? तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। सो ये टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम ये काम करेगा। तो सेकेंड एजीएम समझो यहां हुई, थर्ड एजीएम, फिर 4th, 5th और 6th एजीएम। तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम ये ऑडिटर अपॉइंटेड होता है। तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। सो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था ओल्ड एक्ट में, बट अभी यहां पे भी काफी बदलाव होते गए। सो अभी जो रूल है उसके हिसाब से आपने एक फर्स्ट एजीएम में जब अपॉइंट कर दिया तो 6th एजीएम तक रहेगा। दैट मीन्स इन ऑल वो 5 साल के लिए ऑडिटर होता है। सो अगर ईयर वाइज देखें तो ये जो सेकेंड ईयर है 2023 से 2024, ये इस साल का ऑडिट करेगा। तो इस साल के जो ऑडिट रहेंगे, इस साल के जो अकाउंट्स रहेंगे, इन अकाउंट्स को वो पूरा ऑडिट करके प्रस्तुत करेगा अगली एजीएम में। ये सेकेंड एजीएम हो गई, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ठीक है। तो 6th एजीएम, दैट मीन्स अगर ईयर वाइज देखे तो 5 साल होते हैं, 5 ईयर्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट ईयर हो गया उसका, सेकेंड ईयर 24-25, थर्ड ईयर 25-26, फिर 26-27, 27-28 और यहां पे 28-29। तो यहां पे 28-29 का ऑडिटर दूसरा होगा, तो यहां पे ये ऑडिटर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला साल जब ऑडिट होगा तो दूसरा कोई ऑडिटर इसको साइन करेगा, ठीक है। सो यहां पे भी हम देखेंगे कि कौन हो सकता है फिर दूसरा ऑडिटर, क्या उसको वापस अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। सो ईयर वाइज अगर हम चलें तो मैं ईयर को अलग अलग कलर्स दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप तो
आपके पास भी होंगे मार्कर्स, लेके तो आते ही होंगे आप लोग। सो ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर कहां से देख रहे हैं अपन? यहां से सिक्स्थ ईयर हो गया। दैट मीन्स यहां से देखो तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक का जो काम है ये ऑडिटर करेगा और इसकी रिपोर्ट यहां रखी जाएगी, यहां इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ एजीएम में ऑडिटर चेंज होगा यहां पे, यहां तक के इसका कार्यकाल है। ठीक है, तो इसका टर्म यहां पे कंप्लीट होता है। सो ऑडिटर का टर्म कितना है? 5 साल का। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 साल के ऑडिट करेगा जो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा वो। ठीक है, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये वाला ऑडिटर, फर्स्ट एजीएम वाला। ठीक है, सो ये साल देखो, जिस साल एजीएम होती है उस साल का ऑडिट करेंगे अपन। जैसे अभी ये साल चालू है, आप इमेजिन करो 23, 24, 22, 23 चालू है। सो 22, 23 अगर चालू है तो 22, 23 की एजीएम होगी सितंबर में। अब वो जो है वो इसी साल का ऑडिट करेगा, तो उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है सितंबर में, पर ये साल के बुक्स जब पूरे बनेंगे और अगले साल एजीएम में रखे जाएंगे तो उसका ऑडिट ये वाला ऑडिटर करेगा जो अभी अपॉइंट हुआ है। समझा? सो यहां पे जो ऑडिटर था तो उसने ये साल का ऑडिट कर चुका है, वो ऑडिटर चेंज होगा और दूसरा ऑडिटर यहां अपॉइंट होगा। अब वो यही साल का ऑडिट करेगा, ये पहला साल है उसके लिए। ठीक है, सो जिस साल अपॉइंट हुआ वो पहला साल हो गया उसका। सो ये साल वो अपॉइंट हुआ फर्स्ट एजीएम में और ये साल का वो ऑडिट करेगा 23-24 का। ठीक है, सो वो सितंबर 23 में अपॉइंट हुआ है तो 23-24 का करेगा, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, और इसके बाद के एजीएम में चेंज हो जाएगा तो यहां पे कोई और ऑडिटर आ जाएगा। ठीक है, समझा क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सिंपल है। सो एक काम मैं और करता हूं, यहां से इसका कलर हटाता हूं, अब सही लगेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है। सो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर ये है इस ऑडिटर के लिए। समझो मिस्टर ए को अपॉइंट किया तो मिस्टर ए ये साल पहला साल और ये सिक्स्थ एजीएम तक के ऑडिटर है। दैट मीन्स वो 5 साल तक के ऑडिटर है। ये साल का ऑडिटर वो नहीं है। सिक्स्थ एजीएम में जो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होगा वो फिर इस साल का ऑडिट करेगा। सो टोटल उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। सो सिक्स्थ एजीएम तक, दैट मीन्स 5 साल। अब जो सिक्स्थ एजीएम में अपॉइंट होगा वो अगेन उसके बाद 5 साल काम करेगा। सो इनके 5-5 साल के टर्म होते हैं। सो 5 साल के टर्म में वो खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरा ऑडिटर आप अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में, तो देखते हैं। हाँ हाँ, वो देखेंगे अपन, उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। जैसे बीच में फ्रॉड किया, गड़बड़ किया, उसको निकाल सकते हैं क्या, तो 140 में वो देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, और फिर यहां पे दूसरा कैसा अपॉइंट होगा ये देखेंगे अपन। सो उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, तो वो अलग केस हो गया। अभी अपन जनरल रूल्स पहले देख लेते हैं, फिर ये सब भी देखेंगे। ठीक है, सो देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 10 है, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये क्रॉस नहीं है, 10 है, चैप्टर नंबर 10। सो ऑडिट एंड ऑडिटर्स, यहां भले आपका चैप्टर 14 आता है बुक के हिसाब से, बट एक्ट के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 में ऑडिट एंड ऑडिटर्स कवर होता है। एवरी कंपनी, हर कंपनी को ये करना है, वो कोई भी कंपनी हो, शैल एट इट्स फर्स्ट एजीएम, कहां पे करना है आपको ये? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, अपॉइंट आइदर एन इंडिविजुअल और अ फर्म। सो इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक फर्म भी हो सकती है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, एज एन ऑडिटर। तो इंडिविजुअल या फर्म को एज ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हैं, और इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, वो मीटिंग खत्म होने के बाद, टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। सो 6th एजीएम तक के उसका कार्यकाल होता है। सो ये वाले एजीएम में ऑडिटर पूरा नहीं है। फर्स्ट एजीएम में समझो यहां पे मिस्टर बी को अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, समझे, यहां मिस्टर बी को अपॉइंट किया था, तो मिस्टर बी ऑडिटर रहेगा जब तक ये एजीएम खत्म नहीं होती, फर्स्ट एजीएम। ठीक है, क्योंकि उस साल का ऑडिट उसने किया है तो उसके बुक्स अडॉप्ट किए जाएंगे, ये सब कार्य वहां पे होगा।
सो इसके बाद यहां पे जैसे ये खत्म हुई, यहां से ऑडिटर बन जाता है जो नया व्यक्ति है, और वो यहां तक के ऑडिटर है, ये वाली एजीएम खत्म होते तक। ठीक है, इसके बाद यहां जो अपॉइंट होगा ये फिर इस साल के आगे का ऑडिट करेगा, अगले साल जो ऑडिट है वो यहां का अपॉइंटेड ऑडिटर करेगा। ठीक है, सो ऐसा है। सो ही शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। तो दैट मीटिंग है ना फर्स्ट एजीएम। सो फर्स्ट एजीएम से लेके, फर्स्ट एजीएम खत्म होने से लेके 6th एजीएम खत्म होने तक उसका कार्यकाल है। तो टोटल 5 इयर्स होते हैं ये। ठीक है, तो भले एजीएम से 6th आता है बट ये 5 इयर्स है। ठीक है, तो 6 - 1, 6th एजीएम माइनस फर्स्ट एजीएम, तो 5 आता है, पता है ना, 6 - 1। नहीं, कंफ्यूजन होता है, इसमें भी डाउट आ चुके हैं बच्चों के पहले, तो इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। नहीं तो कई लोग बोलते सर वहां तो 6 लिखा है, 6 साल का होगा, तो नहीं, 6 साल नहीं, कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 6th एजीएम तक है और फर्स्ट के बाद से, तो दैट मीन्स 5 साल निकलते हैं पूरे। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद हर 6th एजीएम, जैसे ये 6th एजीएम है, इसमें जो अपॉइंट हुआ ये अगेन 5 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा अपॉइंट होगा वो 5 साल रहेगा, इस प्रकार से चलता है। So and thereafter till the conclusion of every 6th meeting, and the manner and procedure of selection of auditors by members of company at meetings shall be such as may be prescribed. So ये प्रिस्क्राइब किया है कि बोर्ड रिकमेंड करेगा या ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, तो ये रूल्स में प्रिस्क्राइब किया, ये जितना भी है सब रूल्स में है। फिर ऑडिट कमेटी कौन कौन से कंपनी को लगता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, फिर बाकी की पब्लिक कंपनीज जिसका टर्नओवर 100 के ऊपर है, पेड अप कैपिटल 10 के ऊपर है, या फिर जिसके बोरोइंग्स, एग्रीगेट बोरोइंग्स 50 के ऊपर है। ठीक है, ये ऑडिट में भी आएगा आपको, यहां पे भले ही नहीं भी आए, ऑडिट में भी ये पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना, ये पूरा ही आने वाला है, वैसा का वैसा आप ऑडिट में फिर से पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो वहां पे आपको सर पूछेंगे तो फटफट जवाब देते जाना, तो बहुत आसान हो जाता है सेकंड ग्रुप साथ में करना। कुछ लोग पूछ रहे थे उस दिन, सो मैं बता दूं सेकंड ग्रुप साथ में करना बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हो जाते हैं, और सेकंड ग्रुप में वैसे एग्रीगेट बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के साथ इंटर ग्रुप सेट ऑफ में निकल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा इंटर ग्रुप सेट ऑफ में निकल जाता है, जैसे मेरा खुद का वैसे ही हुआ था, मेरे को कुछ तो भी 16 मार्क का इंटर ग्रुप सेट ऑफ हुआ था, और मेरे बोथ ग्रुप एक ही बार में निकल गए थे। तो क्योंकि मैंने 2 ग्रुप दिया था, अगर नहीं देता तो एक ग्रुप में 16 मार्क से मैं रह जाता, और 16 मार्क बहुत बड़े मायने रखते हैं। सो सीए एग्जाम में तो एक एक मार्क से बहुत फर्क पड़ता है। सो मैं तो छोड़ो, रवि सर जो है अपने ऑडिट पढ़ाते हैं, वो इंटर ग्रुप सेट ऑफ के बाद मेरिट आए थे, रैंक आया था उनका। सो इंटर ग्रुप सेट ऑफ से रैंक आया उनका। तो 2 ग्रुप देना जरूरी होता है रैंक आने के लिए, और एक ही ग्रुप दिए तो रैंक नहीं आता। सो दोनों ग्रुप दिए, उसमें भी इंटर ग्रुप सेट ऑफ हुआ और उसमें फिर रैंक लेके आए। सो रहते हैं, अजीब अजीब लोग हैं आपके पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे यहाँ पे। एक पवन सर है, तो वो जो एकदम ही पढ़ाकू लोग हैं उन लोगों के लिए वो काम आते हैं, तो जो मेरे जैसे हैं जो पढ़ते लिखते नहीं उनके लिए मैं काम आता हूँ। सो मैंने भी फेलियर देखा हूँ फाइनल लेवल पे, तो इंटरमीडिएट पे तो नहीं थे, बट फाइनल में अपन मगरा गए थे थोड़े, नहीं अपन तो एकदम, फिर बाद में फिर ऐसा लगा था जाने दो ना, क्या करना है, 1 साल बाद देंगे, तो खुद से ही मैंने ढील दे दिया था, थोड़ा मस्ती वगैरह, गोवा घूमने जा रहे वगैरह, ये सब चालू हो गया था आर्टिकलशिप के कारण। तो वही तो दिन थे जो याद आएंगे, तो वो सोच के हमने जाने दिया। सो जानबूझ के छोड़ दिया था उस टाइम। फिर बाद में ऐसा लगा कि यार कोई रिग्रेट भी नहीं है, जो भी किया सही किया, तो भले उसमें भी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। सो जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई लिखाई ये सब सिखाए, बाकी भी चीजें जिंदगी सिखाती है। तो जिंदगी के साथ चलते रहना पड़ता है। और आपके पास एक रवि सर है, उन्होंने फेलियर भी देखा है, उन्होंने रैंक भी देखा है, वो दोनों चीज देख चुके हैं। सो ऐसे लोग भी हैं आपके पास। सो ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आपने सबका फायदा उठा लेना चाहिए, जिससे जो चाहिए, जो चीज पूछना है पूछ सकते हो आप। चलो खैर, सो ये पहला सबसेक्शन हुआ। अभी हम बहुत लंबा ये पढ़ने वाले हैं। 139 बहुत लंबा सेक्शन है, देखो ये भी 139 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 139 है। हाँ, यहां पे 139 खत्म हो रहा है। सो ये 139 हम 8 पेज तक पढ़ने वाले हैं, 7.5 पेज तक। सो बहुत बड़ा सेक्शन है। अभी सिर्फ सबसेक्शन 1 हुआ है, उसका भी प्रोविजो बचा हुआ है, तो प्रोविजो पढ़ेंगे अभी अपन। तो बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। सो ऐसे बड़े बड़े सेक्शंस आखिर में है आपको। सेक्शन 135 एकदम ही बड़ा था, वो खत्म ही नहीं होता था, ठीक है। सो ये अभी सबसेक्शन 1 इसका प्रोविजो।
प्रोविजो बहुत ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोला है उसमें कि कंसेंट लेना पड़ता है और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ऑडिटर से। बिना कंसेंट के आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। मेरे पास मुकु आता है, बोलता है शर्मा जी आप ऑडिट कर दोगे क्या? मैं बोलता हूं नहीं करूंगा। तो विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते। अगर मैं खुद तैयार हूं तभी मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। सो कंसेंट लेना पड़ता है। सो बिफोर एनी सच अपॉइंटमेंट इज मेड अ रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। तो दो चीज होती है, फ्रॉम हिम और इट यानी अगर फर्म होगी तो इट, दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर। तो आपको कंसेंट और सर्टिफिकेट ये दो लेना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है ये हमको समझना है। तो सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और बहुत सारी कंडीशंस होती है। आप मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकते हैं इसकी लिमिट है। आप मैक्सिमम 20 कंपनी के ऑडिट कर सकते हैं, 20 बड़ी कंपनी, छोटी बाकी ऐसा ओपीसी वगैरह प्राइवेट कंपनी वो चलती है, पर बड़ी कंपनीज 20 ही हो सकती है। आप उससे ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते कंपनी ऑडिट। तो ये लिमिट रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं लगाई है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, ये इसीलिए लगाया है कि आपके सब ये ड्यू डेट वाले काम है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारा काम ले लिए बाद में खत्म नहीं कर पाए और क्वालिटी खराब हो रही। तो इसीलिए मैक्सिमम लिमिट्स लगा दी है। सो आप मैक्सिमम 20 कंपनी के ऑडिट ले सकते हैं, बड़ी कंपनीज के। बाकी छोटी मोटी कितनी भी लेते बैठो, बट रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, ऐसी बड़ी कंपनीज के मैक्सिमम 20 ऑडिट हम ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक साल में, जीवन काल में नहीं, एक साल में। जीवन काल में 20 तो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो एक साल में 20 ऑडिट, ठीक है। ये भी बड़े वाले। बाकी आप छोटी कंपनी है, कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे 100 ऑडिट करो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, वो एज पर कंपनी लॉ बता रहा हूं मैं। बाकी आईसीएआई के भी रूल्स हैं जो आपको ऑडिट में पढ़ने को मिलेंगे। तो आईसीएआई भी रूल्स लगाता है, लिमिट लगाता है। ये सिर्फ कंपनी ऑडिट की लिमिट है, आईसीएआई ओवरऑल लिमिट लगाता है कि आप सब मिला के इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कंपनी ऑडिट सब मिला के मैक्सिमम ऑडिट्स कितने कर सकते हैं, तो वो आप ऑडिट में देखेंगे। ठीक है, मैं उसीलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी है कि 20 कंपनी है, फिर उसमें एक्सक्लूड करेंगे, ये कंपनी छोड़ो वो कंपनी छोड़ो। सो इसीलिए अभी फिलहाल हम जितना अपने टॉपिक में उतना ध्यान रखते, बाकी आपको ऑडिट में पढ़ना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए सब यहाँ पढ़ लिए फिर ऑडिट में कुछ बचा ही नहीं। सो ऑडिट में आपको अलग से पढ़ना है बहुत सारी चीजें। सो एक तो ये तो पढ़ना ही है। तो दो चीज लेना पड़ता है, रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है। रटने की जरूरत नहीं है, पूछते हैं एग्जाम में, बट रटने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे तो आगे ये चीजें लिखी हुई है कि क्या क्या आपको बताना पड़ता है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट पूरी नहीं हुई है। सो ये सर्टिफिकेट में मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी को थोड़ी पता है कि मेरे पास कितने कंपनी के ऑडिट है। सो मुझे ये लिखना पड़ता है कि मेरी अभी 20 की लिमिट पूरी नहीं हुई है, फिर मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसे सब पॉइंट्स बताना पड़ता है। सेक्शन 141 के हिसाब से आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, सो मुझे अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सर्टिफिकेट में लिख के दिया जाता है। सो सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं कंसेंट ऑफ द, एक सेकेंड, प्रोवाइड्स द कंटेंट ऑफ द, कंटेंट है, कंसेंट नहीं है, कंटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट में ये बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस द ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट, सो पहली चीज, ही इज एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। सो वो एलिजिबल है, द इंडिविजुअल और द फर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। ठीक है, सो ये हम देखेंगे एलिजिबल कौन होता है और नॉट डिस्क्वालिफाइड कौन होता है। तो सेक्शन 141 में हमको ये पढ़ना है। फिर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड इन दी अंडर द एक्ट, एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो टर्म होता है जो 5 इयर्स का, ये भी हम पढ़ेंगे। वो टर्म मेरा पूरा नहीं हुआ है, सो अभी टर्म बचा हुआ है, ये चीज हमको बताना पड़ता है। तो टर्म रहता है 5 इयर्स का एक इंडिविजुअल के लिए, और फर्म के लिए 5 इयर्स के 2 टर्म होते हैं। तो ये अपन देखेंगे, अभी इसी में लिखा है सेक्शन नंबर 139 में ये चीज लिखी हुई है। फिर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स। सो ये जो लिमिट बताई गई है 20 कंपनी की, लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। तो 20 कंपनीज की लिमिट है, सो इसके अंदर है, ये बताना पड़ेगा। तो टर्म जो वो 5 इयर्स वाला देखा था हमने, 5 इयर्स, ये 2 टर्म मिलते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म मिलता है, और अगर फर्म है
तो 2 टर्म्स मिलते हैं, 2 into 5 years। ठीक है, तो 5 years के 2 टर्म, उनको 10 साल तक आप ऑडिटर रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रोटेट करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, दूसरे को अपॉइंट करना पड़ता है। सो ये भी कब कब होता है देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये टर्म बताइए। फिर द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट एज डिस्क्लोज्ड इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, सो ये कभी कभी पूछते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें बताना पड़ता है। ठीक है, प्रोवाइडेड also that the certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided under 141। so वही क्राइटेरिया जो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह का है, तो 141 यही बताता है, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस। तो ये देखे ना, अभी अपन ने मैं बताया था आपको, ये यहां पे वही है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस 141 में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये डिटेल में। Provided also that company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice with the registrar within 15 days। तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, मीटिंग हो गई, एजीएम हो गई, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि हमने इस व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट किया है। ध्यान रखो, प्रैक्टिकल एक पॉइंट बता रहा हूं जो कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, और ये जो प्रोविजो लिखे हैं, ये प्रोविजो सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स आप जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं तब आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फर्स्ट ऑडिटर में इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कोई भी इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म फाइल करने की भी फीस वगैरह लगती है, तो कोई भी सोचता है कि जाने दो, क्योंकि कानून में क्या लिखा है, कानून में लिखा है कि आप ये वाले सेक्शन में अगर अपॉइंट कर रहे हैं, सबसेक्शन 1 में, क्योंकि ये प्रोविजो सबसेक्शन 1 में अटैच्ड है, तो सबसेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं है तो वहां पे इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। सो यहां इन्फॉर्म करना है व्हेन इट इज अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, ये पूरे जगह, पूरे जितना एक्ट में पूरा चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे, तो यहां जब भी अपॉइंटमेंट वर्ड आएगा इट विल इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट करना है, दैट मीन्स कई बार रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। फिर एनएफआरए रूल्स, ये कोई खास काम की नहीं है अभी, वैसे हमने देखे थे कि एनएफआरए में जो कवर होते हैं उनको एनएफआरए को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। सो वही पॉइंट है। सो फिलहाल कोई काम की नहीं है, 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ता है कि हमारा ऑडिटर कौन है, एनएफआरए 1 नाम के फॉर्म में। ठीक है, जो एनएफआरए में कवर होती है वही कंपनीज। ठीक है, सो ये कोई काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, एनएफआरए में देख चुके अपन ने। टर्म ऑफ ऑडिटर अगेन इंपॉर्टेंट, पूरा ही 139 इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ऑडिटर क्या होगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जो एक प्रिस्क्राइब्ड कंपनी में आएगी, अगेन यहां लिस्टेड कंपनी बोला है, और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है कि ये टर्म ऑफ ऑडिटर वाला रूल किसको लगेगा, हर कंपनी को नहीं लगता है। shall appoint or reappoint an individual, no company shall appoint an individual for more than one term of 5 consecutive years। so 5 साल लगातार एक बार का आप अपॉइंट कर सकते हैं। एंड अगर ये फर्म है तो इंडिविजुअल है तो 5 साल, और अगर ये फर्म है ऑडिट फर्म, सो फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। सो यहां 2 टर्म्स के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, यहां पे 1 टर्म, दैट मीन्स 10 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है फर्म। बट आप लिखते टाइम 10 years नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। ठीक है, सो ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को लगता है, और सच क्लासेस एज में भी प्रिस्क्राइब। तो कौन कौन सी कंपनीज प्रिस्क्राइब की गई है, अब इसमें सब कवर होती है, इसमें पब्लिक प्राइवेट सब कवर होती है। सो यहां पे इसका रूल ये क्यों लाया गया, ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन का मतलब आप दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करें, जैसे समझो एक कंपनी है, उन्होंने पहले मुझे अपॉइंट किया, शर्मा जी को अपॉइंट किया, अब इसके बाद 5 साल तक मेरा अपॉइंटमेंट है,
इसके बाद दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, समझो गुप्ता जी है, गुप्ता जी को अपॉइंट किए। फिर 5 साल बाद, 5 साल गुप्ता जी का कार्यकाल खत्म हो गया, फिर उसके बाद फिर से मुझे अपॉइंट किया जा सकता है, फिर उसके बाद फिर से गुप्ता जी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि वो रोटेट होते रहते हैं। सो वही ऑडिटर्स को एक बार शर्मा जी, फिर दूसरे बार गुप्ता जी, तो आपको 3-4 ऑडिटर रखने की जरूरत नहीं, 2 ऑडिटर है तो भी सफिशियंट है। सो एक बार शर्मा जी थे 5 साल, उनके बाद फिर गुप्ता जी को अपॉइंट कर लो, फिर शर्मा जी, तो वो रोटेट हो रहे हैं वो, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सो ये रोटेशन का रूल इसीलिए लाया क्योंकि क्या होता है ना, एक ऑडिटर अगर अकेला खुद ही काम कर रहा है एक कंपनी के लिए, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं करे, तो कई बार या तो कंपनी के प्रेशर में आके या खुद की कुछ गलती होगी और वो रिपोर्ट नहीं करेगा और अगले साल भी वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर एक ऑडिटर चेंज होगा तो दैट मीन्स कोई गलती अगर है जो उसके पकड़ में नहीं आई थी पुराने ऑडिटर के, तो वो दूसरा ऑडिटर देख सकता है। तो इसीलिए रोटेशन का क्लॉज लाया गया। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अब रोटेशन जरूरी है कुछ बड़ी कंपनीज के लिए। पहली जो लिस्टेड कंपनी है, तो यहां लिखा नहीं है लिस्टेड क्योंकि लिस्टेड ऊपर ही लिखा है। सो लिस्टेड कंपनी को ये लगता है रूल रोटेशन का, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन होगा ये, आगे दिए ही होगा वैसे, रोटेशन वर्ड भी लिखा होगा, हाँ यहां लिखा है रोटेशन। तो सबसेक्शन 2 और 3 दोनों साथ में जब पढ़ते हैं तो रोटेट होते हैं, ठीक है। सो कौन सी कंपनी, एक तो लिस्टेड कंपनी बोल दिया। फिर अब यहां पे सबकी जो लिमिट है, ये लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल की, ये दोनों की पेड अप शेयर कैपिटल है। और तीसरी की बोरोइंग्स की है, बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगेन पब्लिक कंपनी, अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर जा रहा है तो, या प्राइवेट कंपनी अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर जा रहा है तो, या अदर कंपनीज। अब अदर कंपनीज में सब कवर हो जाएगी, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, जिसका पेड अप कैपिटल तो थ्रेशोल्ड के अंदर है, पर जिसकी बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इतना ही बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स नहीं बोला है। सो डिबेंचर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट, ये 3 चीज अगर 50 करोड़ या उसके ऊपर जा रही है तो, ठीक है। सो ये रोटेशन के रूल सिर्फ इन कंपनीज को लगते हैं। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस कम है क्योंकि आपको रोटेशन के एक्चुअल केस स्टडीज आती है, तो ये टाइम वाइम पे क्वेश्चन पूछना या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना अमाउंट वगैरह पे, ये थोड़ा कम आता है। सो ऑडिट कमेटी एक बार आ चुका है, बट ये कभी नहीं पूछा गया, बट फिर भी कभी पूछ लिया तो इसलिए ये भी वही है, कुछ याद रखने वाले जो पॉइंट्स थे उसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। सो आप उसको शॉर्ट में लिख के रख लिया करो। सो यहाँ पे तो पूरा डीप में लिखा है, तो आप उसको शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख लिया तो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो इनको सिर्फ रोटेशन वाले रूल्स लगते हैं। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड तो सब, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी 50 करोड़, दोनों पेड अप कैपिटल की लिमिट है। और तीसरा बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ये अगर 50 करोड़ या उसके ऊपर है तो, ठीक है। सो इनको ये वाले रूल्स लगते हैं कि इनको चेंज करना है। एक छोटी कंपनी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अब कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम 15 साल तक एक ही ऑडिटर रखेंगे तो चलेगा क्योंकि यहां पे रोटेशन की जरूरत ही नहीं है। सो ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को लग रहा है या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं, सो उनको रोटेट करना जरूरी है। उनमें ये रूल लगेगा 1 साल और 2, 1 5 साल का टर्म और 2 5 साल के टर्म, तो ये हर कंपनी को नहीं लगता, ठीक है। सो बाकी कंपनी सेम ऑडिटर को कंटिन्यू कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट, ये सब पूरा अब सबसेक्शन 2 चलेगा, यहां तक पूरा सबसेक्शन 2 है, ठीक है। सबसेक्शन 3 फिर आगे चालू होगा यहां से, ठीक है। तो ये एक एक सबसेक्शन हम पढ़ रहे हैं, 2-2 पेज में जो जा रहे हैं। सो टर्म ऑफ ऑडिटर में पहली चीज है लिस्टेड कंपनी और जो क्लासेस प्रिस्क्राइब्ड है उनको इंडिविजुअल अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो 5 साल का टर्म होना मैक्सिमम, और फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो ऐसे 2 टर्म चलेंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट, एक बार उसको अपॉइंट किया 5 साल के लिए तो फिर अगले 5 साल वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सो ये होता है कूलिंग पीरियड। जैसे अगेन मैं ये वाले इसमें नहीं बना रहा क्योंकि यहां पे अभी ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, नीचे में हम फर्स्ट ऑडिटर बना लेंगे। हाँ,
सो ये वाले पेज पे नहीं बना रहा, यहाँ फर्स्ट ऑडिटर बना लेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज बना लेंगे, और अगले पेज पे मैं ये रोटेशन वाला डायग्राम आपको बताता हूं। सो रोटेशन में क्या होता है, अगर एक फर्म है, पहले इंडिविजुअल देखते हैं। इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस में रोटेशन कैसे होता है। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था, समझो यहां फर्स्ट एजीएम में, इसका 5 साल का कार्यकाल है, तो समझो ये पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ये 5 साल के लिए इसका एक टर्म खत्म हो गया, ये टर्म है उसका, टर्म फर्स्ट टर्म यहां पे खत्म हो गया, तो टर्म ऑफ ऑडिट। इसके बाद कंपल्सरली उसको 5 साल अपॉइंट नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। तो 5 इयर्स का टर्म एक बार हो गया, तो अगले 5 इयर्स उसको कूलिंग देना जरूरी होता है। फिर ये 5 साल आप कोई और को अपॉइंट करो, यहां पे शर्मा जी थे, फिर 5 साल गुप्ता जी को रखो, फिर इसके बाद फिर से आप उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर इसके बाद 5 साल और फिर आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप फिर से अपॉइंट कर सकेंगे। 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है आफ्टर 1 टर्म इंडिविजुअल के केस में। और वही अगर रोटेशन इन केस ऑफ फर्म की बात हो रही है, तो फर्म के केस में 2 टर्म उसको अलाउड है। समझो फर्स्ट टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, टर्म 1, फिर सेकेंड टर्म होगा, तो 5 इयर्स के 2 टर्म, टर्म 1 5 इयर्स और टर्म 2। इसके बाद इसको भी कूलिंग देना पड़ता है, पर कूलिंग पीरियड यहां भी 5 साल का ही है। फिर अगले 5 साल आप उस व्यक्ति को फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते, उस फर्म को फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कूलिंग पीरियड 5 साल का ही है। तो इसके बाद किसी और को, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर लो, उसके बाद फिर से आप उसी फर्म को वापस अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक खुराफात आ रही होगी, सर अपन पार्टनरशिप तोड़ देंगे और फिर अपन इंडिविजुअल नाम से ले लेंगे, फिर अपन फिर से ये कर लेंगे। तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया, ऐसी खुराफात भी नहीं चलेगी। ऐसा भी नहीं कर सकते आप 2 पार्टनरशिप बना लो, एक जगह शर्मा जी गुप्ता जी, एक जगह शर्मा जी पांडे जी, तो 2 जगह पार्टनरशिप कर लिए, इसका टर्म खत्म हुआ उसको अपॉइंट करो, उसका खत्म हुआ इसको अपॉइंट करो, ये भी नहीं चलेगा। देयर शुड बी नो कॉमन पार्टनर, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा, ही शुड ऑल्सो बी अनरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। ठीक है, ये चीज क्लैरिफाई की। तो कूलिंग पीरियड दोनों केस में 5 साल का ही है, यहां भी 5 साल है, यहां भी 5 साल। टर्म यहां 5 है, यहां 10 साल हो जाते हैं, 5-5 साल के 2 टर्म फर्म के केस में। ठीक है, बट कूलिंग पीरियड दोनों के लिए 5 साल का ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप फिर से उसी को अपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर से अपॉइंटमेंट चलेगा। ये दिया है, देखो, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल ऑडिटर, पहले इंडिविजुअल की बात हो रही, हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लॉज ए, तो क्लॉज ए यानी 1 टर्म ऑफ 5 ईयर। ये जो ऊपर बोला है, ये इसकी बात हो रही, shall not be eligible for reappointment as auditor, तो इसको आप फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते, नॉट बी एलिजिबल। अब ये एलिजिबल नहीं है। तो जो हम सर्टिफिकेट में लिखते हैं ना, तो अगर हमारे ये 5 साल हो चुके हैं, तो हम यहां लिखते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है, तो हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि एलिजिबिलिटी में एक कंपलसरी कंडीशन है कि आपके ये 5 साल का टर्म होना बचा होना चाहिए। तो टर्म भी लिखते हो आप कितना हुआ है, और ये भी लिखते हो एलिजिबिलिटी।
इसको फिर आप अपॉइंट नहीं कर सकते फिर से एज ऑडिटर फॉर द इन द सेम कंपनी, उसी कंपनी में फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। सो जहां टर्म कंप्लीट हुआ उसके बाद 5 साल का उसको ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड बोलते, बहुत मेहनत किया उसने, अब उसको कूल होने दे रहे हैं, सो कूल होगा वो। फिर एन ऑडिट फर्म, अब ये ऑडिट फर्म के लिए बोल रहे हैं। सो विच हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म अंडर क्लॉज बी, क्लॉज बी यानी ये जो ऊपर लिखा है 2 terms of 5 consecutive years, क्लॉज बी। ठीक है, सो ये क्लॉज ए था, वो बी। शैल नॉट बी एलिजिबल, अगेन उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 years। तो ये 5 years का ही है, कूलिंग पीरियड दोनों में 5 years है। ठीक है, सो टर्म इंडिविजुअल का 5 साल का होता है, फर्म का 10 साल का होता है। ठीक है, 5 साल के 2 पीरियड, बट कूलिंग पीरियड दोनों के केस में 5-5 साल के हैं। फिर अब ये वही कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन द कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यानी वही बोला है कि कॉमन पार्टनर वाली फर्म नहीं चलेगी। जैसे एक फर्म है ABC एंड कंपनी, इसमें मैं पार्टनर हूं मिस्टर एस, और एक और कंपनी XYZ एंड कंपनी, इसमें भी मैं पार्टनर हूं। तो इसका कार्यकाल खत्म हुआ तो हम इसको अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज अ कॉमन पार्टनर, एस दोनों जगह कॉमन पार्टनर है, तो इसीलिए ये भी नहीं चलेगा। तो ये चीज क्लैरिफाई कर दी। सो प्रोवाइडेड फर्दर कि ऐसी फर्म को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते जहां पे एक कॉमन पार्टनर है, जो कॉमन है विद द ऑडिट फर्म जिसका अभी टेन्योर खत्म हुआ है। ठीक है, सो ऐसी फर्म भी नहीं चलेगी। तो ये सब पे क्वेश्चन आते हैं आपको, ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सब पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दिए भी हैं क्वेश्चंस, कुछ यहां भी एग्जांपल्स के रूप के दिए हैं, बाकी क्वेश्चन बैंक में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे, और इसमें मैंने विद आंसर्स पूरा डिटेल्ड आंसर्स भी दिया हूं। तो आप देखोगे ये क्वेश्चंस के हिंट नहीं है, पूरे डिटेल्ड आंसर्स हैं ये आखिरी के चैप्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो पूरा डिटेल्ड आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं। सो ऐसा है। फिर दूसरा, हाँ, अब ये एक थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा अलग एग्जांपल लेके बताता हूं, पहले ये प्रोविजन पढ़ लो। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल प्रेजुडिस द राइट ऑफ कंपनी टू रिमूव एन ऑडिटर और द राइट ऑफ ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई 5 साल का टर्म हम बोल तो रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते। अगर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो उसको निकाला जा सकेगा। सो ऐसा नहीं है कि 5 साल बोला यानी 5 साल रहेगा ही। ठीक है, तो ये प्रोविजो के थ्रू क्लैरिफाई किया। या ऑडिटर खुद सोच रहा है कि मैं छोड़ देता हूं ये ऑडिट, तो वो भी छोड़ सकता है बीच में। ठीक है, सो ये क्लैरिफाई किया है। एग्जांपल्स देखते हैं, फिर रोटेशन पढ़ते हैं, और वो प्रोविजन जो छूटा है वो भी साथ में देखते हैं। XYZ लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड बोल दिया, दैट मीन्स इसको ये रूल्स लगेंगे, ऊपर जो हमने देखा 5 साल का टर्म वाला कूलिंग पीरियड वाला, ये रूल उसको अप्लाई होगा। ठीक है, इसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, लिखा नहीं दिखेगा बट इसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। सो XYZ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने मिस्टर राघव को ऑडिटर अपॉइंट किया था इन इट्स AGM डेटेड 29 सितंबर 2017। अब 17 में अपॉइंट किया है तो यहां से 6 AGM तक के वो काम करेगा, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23rd तक, यानी नहीं, एक मिनट, 17 से देखेंगे ना, 17, 18 से नहीं देखेंगे, फर्स्ट के कंक्लूजन से। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22nd तक क्या आएगा। ठीक है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, तो 17 से काउंट करना है आपको। सो इस AGM के खत्म होने से 6th AGM तक के है वो। ठीक है, तो ये AGM पहली गिनी जाएगी, उसके बाद से दूसरी चालू होगी। सो राघव विल होल्ड ऑफिस ऑफ द ऑडिटर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग, तो इस मीटिंग के खत्म होने से, यानी 2017 पहली मीटिंग हो गई उसके लिए, अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। तो 6th AGM 17 से 22 नंबर की आएगी 2022 में। Now as per subsection 2, Mr. Raghav shall not be reappointed as auditor of XYZ Limited for further term of 5 years। तो 5 साल को उसको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। दैट मीन्स अब वो 22 से 27 तक के अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
सो ऐसा है। फिर एग्जाम्पल एक और दिया है, XYZ लिमिटेड, अगेन इट इज अ लिस्टेड कंपनी, जो राघव एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फर्म है उसको अपॉइंट करते हैं इन AGM डेटेड 29 सितंबर 2017। राघव एंड एसोसिएट विल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, बट इसको एक बार और अपॉइंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन ऑडिट फर्म। सो एक बार 2022 में इसका टर्म खत्म हुआ, फिर से आप अपॉइंट कर सकते हैं इसको 2027 तक। सो नाउ एज पर सबसेक्शन 2 इसको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है फॉर वन मोर टर्म ऑफ 5 years, दैट इज अप टू 2027। इसके बाद फिर 5 साल अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सो इट शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिट फर्म ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर फर्दर टर्म ऑफ 5 years, दैट इज अप टू 32। ठीक है, सिंपल है, समझ रहा कि नहीं? नहीं, वैसे अपॉइंट करते ही हैं, अगर नहीं करेंगे तो वहां पे अलग रूल्स है, वो अपन देखेंगे कैसे क्या हटा सकते हैं। जब हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं AGM में कि इसको अपॉइंट नहीं करना है, सो वो अलग रूल्स लगते हैं, वही स्पेशल नोटिस वाले जो रूल्स है वो अपन उसमें पढ़ेंगे। सो वहां 140 के तहत उसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे वर्ड्स आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि आप इनको अपॉइंट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ, ये ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे फॉर 1 टर्म, तो ये 1 हो गया, और इसको 2 तक के करेंगे। बट ये, हाँ अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या इनको अपॉइंट कर सकते हैं, फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं, कंपलसरी है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं आप? सो नहीं, कंपलसरी नहीं है। एक टर्म कंपलसरी है, दूसरा टर्म कंपलसरी नहीं। इनका ये सवाल है कि जैसे ये 5 साल होने के हैं, सॉरी 5 साल हो गए, इनका बोलना है 5 साल हो गए और ऑडिट फर्म थी, तो क्या हम फिर भी ये ऑडिट फर्म को कंपलसरली अपॉइंट करेंगे? तो नहीं। सो मे बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स, तो एक टर्म हो गया ये, आप चाहो तो एक और टर्म के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दूसरे को भी अपॉइंट कर सकेंगे। ठीक है, तो मे बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स। फिर एक और एग्जांपल है, कृष्णा एंड एसोसिएट्स इज एन ऑडिट फर्म हैविंग 2 पार्टनर्स, नेमली कृष्णा एंड श्याम। ये तो एक ही है, अच्छा अलग है। तो कृष्णा और श्याम 2 जन इसमें पार्टनर है। श्याम इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ अनदर ऑडिट फर्म मिसेस कुकरेजा एंड एसोसिएट। अब मिसेस कृष्णा एंड एसोसिएट वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द इन द कंपनी गोल्डन स्मिथ लिमिटेड फॉर 2 consecutive periods, तो 2 साल के लिए, 2 टर्म के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। नाउ इफ गोल्डन स्मिथ लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट कुकरेजा, तो वो नहीं कर सकते फॉर 5 साल, क्योंकि वहां कॉमन पार्टनर है। ठीक है, तो कॉमन पार्टनर श्याम है, इसलिए अपॉइंट नहीं किया जा सकेगा। हाँ, हाँ कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अरे भूल गया रखता, ठीक है, होता है कभी कभी। चलो, तो ऐसा है। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, तो रोटेशन यानी वही, आप घुमा के उसको फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार उसका टर्म खत्म हुआ, फिर 5 साल उसको गैप दो, फिर से उसको अपॉइंट करो, फिर 5 साल गैप दो, ऐसा किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। So subject to the provisions of this act, members of company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by members. तो आप rotate कर सकते हैं, और the audit shall be conducted by more than 1 auditor. Central government may by rules prescribe the manner in which the company shall rotate their auditors. और एक्सप्लेनेशन में बोला है द वर्ड फर्म इंक्लूड्स LLP, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी अलाउड है। अब ये कुछ और रोटेशन के रूल्स बताए हैं, इसको अपन थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। पहले एक प्रोविजो जो छोड़ा था वो पढ़ते हैं। ऊपर एक प्रोविजो छोड़ा था। अब रूल क्या है, आप मैक्सिमम 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑडिट कर सकते हैं। समझो मैं एक कंपनी में 10 साल से ऑडिट कर रहा था, एक बड़ी कंपनी है लिस्टेड, और यहां पे 2013 का कानून आ गया, तो क्या तुरंत मेरे को हटा देना पड़ेगा क्या? तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन आया था, उन्होंने बोला कि नहीं,
आप अगर 10 साल से भी कर रहे हो, 15 साल से भी कर रहे हो, तो भी और 3 साल आप कर सकते हो। सो और 3 साल को अलाउ किया था, ये 3 साल आप कर सकते हो। दैट मीन्स टोटल टर्म आपका 10 इयर्स प्लस 3 इयर्स ये भी हो सकता था। ठीक है, मैं समझो 4 साल से ऑडिट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर कंपनी का, सो और 3 साल मुझे अपॉइंट किया जा सकता है, यानी टोटल 7 साल भी हो गया होता। फिर अगर समझो मैं 2 साल से ऑडिट कर रहा हूं, समझो 2011-12 और 12-13 का ऑडिट किया था, तो इसके बाद भी और 3 साल मुझे अलाउड है। ठीक है, अगर मैं 2012-13 को पहली बार ऑडिट कर रहा था, तो कितने साल अलाउड होंगे? 4 साल। 5 साल का टर्म है ना, ध्यान दो क्या हुआ, ये 1 साल हो गया था, इसके बाद 3 साल तो कर ही सकते हैं, बट नॉर्मल रूल के हिसाब से तो 4 साल कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका टर्म 5 साल का होना चाहिए। तो यहां तो 1 ही साल हुआ है, तो आपके 2, 3 और 4 ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा यहां पे भी आप अपॉइंट कर सकते हो। सो 5 साल का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे 5 ही हो रहा था, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मैं पिछले साल ऑडिटर था ही नहीं उनका, तो मुझे यहां पे अगर अपॉइंट करेंगे तो 5 साल के लिए किया जा सकता है, बट पहले से था 10 साल से था, तो भी मुझे और अपॉइंट किया जा सकता है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 5 साल से था तो भी 3 साल और कर सकते हैं, 4 साल से था तो भी 3 साल और कर सकते हैं, 3 साल से था तो भी और 3 साल कर सकते हैं, 2 साल से था फिर भी 3 साल, पर 1 ही साल से था तो 4 साल होगा। ठीक है, समझा ना? तो ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है इंडिविजुअल के लिए, और फर्म के लिए भी सिमिलर रूल है। फर्म के केस में भी कोई समझो 15 साल से ऑडिट कर रही थी एक फर्म, सो आगे और 3 साल कर सकती है, 10 साल से कर रही थी और 3 साल कर सकती है। ठीक है, सो अगर 10 साल से कर रही थी तो प्लस 3 इयर्स और कर सकते हैं। फिर 8 साल से कर रहे थे तो अगेन 3 साल कर सकते हैं, 7 साल से कर रहे थे तो 3 साल कर सकते हैं, 6 साल से कर रहे थे तो 4 साल कर सकते हैं। समझ गया? मीन्स समझा कि नहीं? फिर से बताता हूं, तो हाँ, जिनको नहीं समझा उनके लिए। सो मैक्सिमम टर्म है उनका 10 साल का फर्म का। अगर 6 साल से काम कर रहे थे तो 3 साल करोगे तो 9 साल होंगे, 1 साल और बचा है, तो दैट मीन्स 4 साल कर सकते हो आप। ठीक है, समझा अभी? तो एक बार बना के बता देता हूं, ये लिखा हुआ है वैसे, पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया है इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने खुद ही अपने मॉड्यूल में भी ये इंक्लूड किया है पूरे रूल्स को, वैसा का वैसा। सो रूल्स में इन्होंने खुद एग्जाम्पल के साथ बताया। सो कभी कभी कुछ कुछ चीजें टेक्निकल होती है तो उसको एग्जाम्पल के साथ रूल्स में समझाया होता है। सो यहाँ पे जो कंपनीज रूल्स है उसमें पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल से ही अपन देख लेते हैं यहाँ पे। सो देखो, प्रोवाइडेड, तो ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये जो प्रोविजो है इसमें बोला था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म पहले से ऑडिटर है और उसका टर्म खत्म भी हो गया है, तो भी 3 साल तक के आप उसको अपॉइंट कर सकोगे। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 2013 के एक्ट लगने के पहले, विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, दैट मीन्स जिसको कूलिंग पीरियड देना जरूरी है, shall comply with the requirements of this subsection within a period of which shall not be later than the date of first AGM of the company within the period specified under subsection 1 after 3 years from the date of commencement of this act। यानी 3 साल तक आप ये प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, 3 साल के बाद आपको ये फॉलो करना है, रोटेशन वाले। ठीक है, तो ये बोला गया था। तो इसको आसान शब्दों में दिया है, इसके लिए आप रेफर करो पेज नंबर, यही है, आगे दिया 14.5 और 6। सो ये दिया है रूल्स, कुछ चीजें क्लैरिफाई की है। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ ऑडिटर इंडिविजुअल हो या फर्म हो, the period for which individual or firm has held office as auditor prior to commencement of this act shall be taken into account for calculating the period of 5 or 10 consecutive years as the case may be। तो पहले बोला है कि उसको भी आप काउंट करोगे, लेकिन फिर भी 3 साल का एग्जम्पशन दिया है।
So the incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with outgoing auditor or audit firm having the same network. और सेम नेटवर्क भी समझा दिया है, जिसका या तो सेम कंट्रोल है, सेम प्रकार से ऑपरेट होती है, या पार्टनर्स वगैरह सेम है, वो सब सेम नेटवर्क में कवर होंगे. सो सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल, ये सब इसमें कवर होगा. फिर फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन, अ ब्रेक इन द टर्म ऑफ कंटिन्यूअस 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. आपने ब्रेक दे दिया 5 साल, दैट मीन्स आप रोटेशन कर रहे हैं. फिर if a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of the company retires and joins another firm, तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया. मैं एक फर्म में पार्टनर था, अब इसका कार्यकाल खत्म हुआ, मैंने ये फर्म छोड़ा, दूसरी फर्म में जुड़ गया, तो वो फर्म भी अपॉइंट नहीं की जा सकेगी. ठीक है, सो मैं दूसरी फर्म में पार्टनर बन जाता हूं ये छोड़ के, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. तो वो बताया है. सो सच अदर फर्म शैल ऑल्सो बी इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. अब ये वही है, सपोज एक कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है, पहला जो डब्बा है, टेबल है, ये इंडिविजुअल ऑडिटर को लग रहा है. ये ऑलरेडी कंपनी का ऑडिटर था फॉर 5 years या मोर देन 5 years, तो आप और उसको 3 साल अपॉइंट कर ही सकते हैं, क्योंकि रूल बोलता है 3 साल का एग्जाम्पशन है और 3 साल आप अपॉइंट कर सकते हैं. दैट मीन्स वो टोटल 8 साल या उससे ज्यादा भी अपॉइंटेड हो सकता है. कोई 4 साल से ऑडिटर था तो और 3 साल कर सकते हैं, दैट मीन्स 7 साल वो ऑडिटर रह सकता है. कोई 3 साल से ऑडिटर था तो और 3 साल, दैट मीन्स 6 साल वो ऑडिटर रह सकता है. कोई 2 साल से ऑडिटर था तो अगेन 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 5 साल कर सकता है. कोई 1 साल से था तो 3 साल नहीं, उसको 4 साल मिलेंगे, क्योंकि टोटल 5 साल का कार्यकाल रह सकता है. तो टोटल यहां पे अब 5 साल कंटिन्यू होंगे, आगे सब 5 years चलते रहेंगे. ठीक है, तो ऐसा है. फिर ये दूसरा जो एग्जांपल है ऑडिट फर्म को बता रहा है. अगर एक कोई पर्टिकुलर फर्म थी जो 10 साल से ऑडिट कर रही थी, सो और 3 साल फिर भी कर सकती है, अलाउड है. 10 साल या उससे ज्यादा 15 साल से कर रही थी तो और 3 साल, दैट मीन्स 18 साल हो जाएंगे. 9 साल से कर रही थी और 3 साल अपॉइंट कर सकते हो, 12 साल कर सकते हो ऑडिट. 8 साल से कर रही थी तो और 3 साल, 11 साल. 7 साल से कर रही थी और 3 साल, 10 साल. 6 साल से कर रहे थे, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, और 4 साल अपॉइंट कर सकते हैं, दैट मीन्स 10 साल. 5 साल से कर रहे थे और एक कंसेक्यूटिव 5 साल को कर लो, मैक्सिमम 10 साल. 4 साल से कर रहे थे, अब 6 साल कर सकते हो. 3 साल से कोई ऑडिटर था फर्म, और 7 साल अपॉइंट कर सकते हो, टोटल 10 years. तो ये 10 अब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 10 से ज्यादा अब ये नहीं जाएगा. ठीक है, सो 2 साल से एक फर्म ऑडिटर थी और 8 साल कर सकते हो, 1 साल से थी और 9 साल कर सकते हो, नहीं थी तो 10 साल पूरा कर सकते हो. ठीक है, समझे क्या? तो ये एग्जांपल्स इन्होंने रूल्स में ही लिख के दिए हैं, ये रूल्स में पूरा पार्ट ऑफ द रूल्स है. ठीक है, सो ऐसा है. हाँ, अब ये हो गई एक सबसेक्शन खत्म होता है, इनफैक्ट एक पार्ट खत्म होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का पार्ट खत्म हो गया. तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर 5-5 साल के लिए रहेंगे, ये सब खत्म हो गया. अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें क्या होगा. तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगेन सब्सिक्वेंट ऑडिटर की ही बात कर रहे हैं. सो ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, लेकिन ये अब नॉर्मल कंपनी की बात हो रही थी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. तो ये जो रूल्स हैं ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के, और उसमें भी ये पहला जो है ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का है. सो अभी जो हमने देखा ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है. इसका फर्स्ट ऑडिटर का रूल देखेंगे तो ये इसके लिए थोड़ी 3-4 लाइन छोड़ दो. फिर गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो क्या होगा. गवर्नमेंट कंपनी मींस या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही शेयर्स, या स्टेट गवर्नमेंट, या कोई इवन ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सबको सेम रूल लगेंगे. इसमें सिंपल सा रूल है, इसका ऑडिटर जो अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो ये अपॉइंट होगा जब साल खत्म होगा. आपका समझो ये ईयर खत्म होता है 2022 2023, तो यहां से 180 दिन के अंदर, तो 180 डेज का टाइम है.
180 डेज के अंदर इसको अपॉइंट करता है सीएजी। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो 180 डेज के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जहां पे भी साल खत्म हुआ वहां से एक साल के अंदर, 180 डेज के अंदर, एक साल नहीं 180 डेज, लगभग वही टाइम आता है सितंबर का, बट क्योंकि 180 डेज है तो थोड़ा पहले आएगा, ठीक है। 31 वगैरह भी रहते ना, तो 182 183 डेज होते हैं, 30 सितंबर 6 महीना होता ना, तो वही हो जाते हैं वो लगभग, तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे पीछे आएंगे, तो ज्यादा यानी नॉर्मल कंपनी में ज्यादा मिलते दिन, यहाँ पे कम मिलेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो 180 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करता है। सो ये जो रूल है, अब सबसेक्शन 5 जो पढ़ रहे हैं, ये किसको लग रहा है? ये लग रहा है अब गवर्नमेंट कंपनीज को, और वो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ये वाला अपन ने जानबूझ के पेज एक खाली छोड़े हैं, यहाँ पे हम ये पूरा फिट कर लेंगे। इसमें एक और पॉइंट आएगा कैजुअल वैकेंसी, ये अभी यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैंने, तो ये भी हम देखेंगे अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो कैसा होगा। सो यहाँ पे अपन उसको फिट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसे पहले ये ओवरराइड कर रहा है सबसेक्शन 1 को। सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होना चाहिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होना चाहिए। सो वहां लिखा था एवरी कंपनी, तो पहले उसको ओवरराइड करना जरूरी था, तो उसको ओवरराइड किया कि उसमें जो लिखा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, फिर से एक बार जाके पढ़ लेते। यहां लिखा था एवरी कंपनी शैल, सो हर कंपनी को ये करना है ऐसा बोला था, फिर गवर्नमेंट कंपनी को इससे अलग कर दिया। सो notwithstanding anything contained in subsection 1, in case of a government company or other company owned, controlled directly, indirectly by central government, state government, partly by central government, partly by state government, वगैरह वगैरह, तो ये सब सबका मतलब है, ये सब जो इतने सारी चीजें दिए सबका मतलब है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी। द सीएजी, Comptroller and Auditor General of India, shall, in respect of a financial year, एक साल के लिए, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the company under this act within a period of 180 days, 180 दिन, from the date of commencement of the financial year, जब से साल चालू हुआ, तो पिछला साल खत्म हुआ, दूसरा साल चालू हुआ, वहां से 180 दिन के अंदर आपको अपॉइंट करना है। Who shall hold office till the conclusion of the एनुअल जनरल मीटिंग, तो जो नेक्स्ट एजीएम होगी वहां तक के वो होल्ड करेगा ऑफिस। सो यहां पे साल चालू हुआ, ये वाला साल खत्म हुआ, दैट मींस ये चालू हुआ, तो यहां पे 180 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये साल का ऑडिट वो व्यक्ति करेगा, ठीक है। समझा क्या? सिंपल है। सो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, एक साल के लिए ऑडिटर रहेगा, तो अगले एजीएम में फिर दूसरा व्यक्ति, एजीएम में तो नहीं बट अगले साल फिर दूसरा व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा। अब आता है फर्स्ट ऑडिटर। अब ये अगेन फर्स्ट ऑडिटर को लग रहा है, एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, द फर्स्ट ऑडिटर, तो यहां पे कहीं ये नहीं लिखा था कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, यहां पे कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर को लग रहा है, वो हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में दूसरा ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, पहला ऑडिटर नहीं होगा, क्योंकि पहला साल हो चुका है। तो पहला ऑडिटर कहां अपॉइंट होता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन 30 डेज। सो ये बताया। सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ही अपॉइंट किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, एंड इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड, फिर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं इन ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, उसमें 90 दिन के अंदर इसका अपॉइंटमेंट होता है, जो फर्स्ट एजीएम तक के ऑफिस होल्ड करता है। सो यहां पे अब फर्स्ट ऑडिटर,
फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है ये होता है जब आपकी कंपनी बनी, यहां पे समझो कंपनी फॉर्म हुई, यहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और ये कौन करेगा? तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया सो यहां से फिर 90 दिन के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज यहां पे बाय मेंबर्स इन ईजीएम, ईजीएम होगी यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम भी बोलते हैं, ईजीएम भी बोलते हैं। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये अपॉइंट होगा, ठीक है। और ये कब तक ऑडिटर रहेगा? अप टू फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। तो यहां तक के उसका काम रहेगा फर्स्ट एजीएम तक। सो यहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया बोर्ड के द्वारा वो फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, फिर फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स करेंगे, ठीक है। सो ऐसा है, देखो पढ़ते हैं, पढ़ तो चुके हैं। सो वही लिखा है, अगर बोर्ड नहीं करता है तब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, हु शैल विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट द ऑडिटर, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑडिटर। सो इसका भी सब्सिक्वेंट देखें। सो उसका फर्स्ट ऑडिटर अगेन सीएजी अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर। सीएजी नहीं किया तो बोर्ड अपॉइंट करेंगे 60 दिन के अंदर, फिर नहीं 60 दिन के अंदर सीएजी, 60 दिन में सीएजी नहीं किया तो 30 दिन बोर्ड, बोर्ड ने नहीं किया तो फिर अगेन 60 दिन के अंदर मेंबर्स। सो ऐसा 3 रूल है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑडिटर में समझो यहां कंपनी फॉर्म हुई, यहां से 60 दिन का टाइम है, 60 डेज। 60 डेज में सीएजी अपॉइंट करेगा। सीएजी ने नहीं किया, नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किए, नेक्स्ट 60 डेज में बाय मेंबर्स, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। 60 30 60। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इतना। सो अब ये किसकी बात हो रही? तो ये अगेन ये गवर्नमेंट कंपनी हो रही। अगला जो सबसेक्शन है 7, ये गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 यानी जनरल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और सबसेक्शन 5 गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, द फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed by CAG within 60 days from the date of registration of the company, and in case CAG does not appoint such auditor within the said period, board of directors appoint करेंगे within next 30 days, and in case of failure by board to appoint such auditor within next 30 days, sorry 30 days है, 60 30 30 है, उसको 30 कर लो। एक सेकेंड नहीं एक सेकेंड। फेलियर टू अपॉइंट विद इन 30 डेज 60 ही है, ये नीचे लिखा है। इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो 60 है, ये 60 है, 30 और 60।
ठीक है, तो 30 में नहीं किया तो अगला 60 है। ठीक है, और ये अगेन वही सेम रहेगा कि फर्स्ट एजीएम तक के ये ऑडिटर रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा ऑडिटर अगले साल सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को ये रूल लगता है कि साल चालू हुआ वहां से 180 दिन, और ये वाले केस में 60 दिन के अंदर, 60 दिन नहीं किया 30 दिन, 60 दिन। सही है। एक बार बता देता हूं फिर से, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा एजीएम में, फर्स्ट एजीएम में। ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, दैट मीन्स इन ऑल 5 साल का कार्यकाल होगा। फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन में अपॉइंट होगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं हुआ तो 90 दिन में ईजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर साल खत्म होने के बाद 180 दिन के अंदर, यानी नया साल चालू होने के बाद 180 दिन के अंदर अपॉइंट होता है। और फर्स्ट ऑडिटर कंपनी बनने के बाद 60 दिन के अंदर अपॉइंट होगा। 60 दिन में नहीं हुआ ऑडिटर अपॉइंट सीएजी के द्वारा, तो फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा, और बोर्ड ने भी अपॉइंट नहीं किया 30 दिन में, तो अगले 60 दिन फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ईजीएम में। तो ये ईजीएम में होता है। ठीक है, अब एक कैजुअल वैकेंसी का टॉपिक है। कैजुअल वैकेंसी यानी गलती से वैकेंसी हो गई कैजुअली, जिसमें बीच में ही ऑडिटर को छोड़ना पड़ा। ये रेजिग्नेशन के कारण भी हो सकती है, जैसे एक ऑडिटर ने देखा यार यहाँ तो गड़बड़ है, मैं इस असाइनमेंट को बीच में छोड़ना चाहता हूं, या फिर डेथ वगैरह हो सकती है। मैं ऑडिटर था और मैं घचक गया, तो जैसे ही डेथ हुई वैकेंसी हो गई, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। सो कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो जो भी कैजुअल वैकेंसी होती है, किसी भी प्रकार से हो, किसी की डेथ से हो या कोई और कोई प्रकार से हो, या डिस्क्वालिफिकेशन से हो, डिस्क्वालिफिकेशन से भी हो सकता है। मैं एक जगह ऑडिटर था, बाद में मैं समझो एक डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें ऐसा है कि अगर आप शेयर्स खरीद लेते हैं वही कंपनी के, या कोई और रिलेशंस में कवर हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बाद में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये भी एक कैजुअल वैकेंसी होती है। सो ऐसी जितनी भी वैकेंसीज है जिसमें कार्यकाल खत्म होने के पहले ही हमारी ऑडिटर की पोस्ट खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। सो एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर शैल, ये पहली चीज है जनरल कंपनी के बारे में, दूसरी है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएजी, इन सिंपल टर्म्स अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। सो कैजुअल वैकेंसी है तो इट कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज। बट अगर ये कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन है, किसी ने ऑडिटर ने बीच में छोड़ के गया था, सो यहां दिक्कत हो सकती है। ऑडिटर ने क्यों छोड़ा, हो सकता है कोई तकलीफ रही होगी। सो अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर देंगे, बट इसके बाद इसको अप्रूव कराना पड़ता है इन जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स विद इन 3 months। ठीक है, सो अगर कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन तो एक एडिशनल प्रोसीजर हो जाएगी। अपॉइंटमेंट होगा इनके ही द्वारा 30 डेज में, लेकिन इसको फिर अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। ठीक है, और ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो ये 5 साल के लिए नहीं होगा, ये नेक्स्ट एजीएम तक के। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट है ये उसका। सो ये भी यहां बना लेते हैं अपन, है ना जगह, कहां है, चलो अलग बना लेता हूं मैं। सो अगर कैजुअल वैकेंसी है, ये ऊपर भी बना सकते हैं, आपके पास जगह होगी तो इसके आगे ही कंटिन्यू करो। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसमें भी 2 चीज होगी, या तो रेजिग्नेशन के द्वारा हुई या अदरवाइज, यानी नो रेजिग्नेशन। अगर अदरवाइज है तो नॉर्मल है, जब वैकेंसी हुई यहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फिल द कैजुअल वैकेंसी। और अगर रेजिग्नेशन के द्वारा हुई तो एक एडिशनल पॉइंट होगा,
वैकेंसी के बाद 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, यहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 30 डेज है। और इसके बाद 3 महीने के अंदर इसको अप्रूव किया जाएगा बाय मेंबर्स, रेटिफाई किया जाएगा बाय मेंबर्स, अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। ठीक है, तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव करेंगे। अगर रेजिग्नेशन के कारण है तो उसने खुद छोड़ा था ऑडिटर ने, सो ऐसे केस में मेंबर्स को बुला के एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ रही होगी, क्यों छोड़ा था। और अगर छोड़ा नहीं था, डेथ वगैरह हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो सिंपल बोर्ड उसको फिल कर देगा, वहां मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाना है। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट कंपनी है, वही सीएजी। गवर्नमेंट कंपनी में भी ये बताया आगे। सो इन केस ऑफ कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट करना है सीएजी के द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर के द्वारा, तो ये फिल करेंगे सीएजी खुद विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और 30 डेज में अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फिल कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज में। तो ये सिंपल प्रोविजन है। ठीक है, सो यहां पे रेजिग्नेशन वगैरह हो, कुछ भी हो, यहां पे एक ही रूल है कि जब वैकेंसी हुई वहां से 30 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इन्होंने नहीं किया तो, सीएजी ने नहीं किया तो। ठीक है, ऐसा है। तो ये डायग्राम में भी अपन फिट कर सकते हैं फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट, और यहां पे एक कैजुअल वैकेंसी भी बना सकते हैं अपन। सो खैर वो कल देखते हैं अपन, ये अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक पढ़ना बचा है, एक लास्ट वाला सबसेक्शन। Subject to the provisions of subsection 1 and the rules made thereunder, a retiring auditor can be reappointed at any annual general meeting if he is not disqualified, he has not given company any notice in writing of his unwillingness to be reappointed, and special resolution पास नहीं हुआ है उसको अपॉइंट न करने के लिए। So, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है कि हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, नहीं तो ही कैन बी रीअपॉइंटेड। फिर वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो जो पुराना ऑडिटर है ही विल कंटिन्यू। सो बिना ऑडिटर के कंपनी नहीं होगी। अगर कोई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ एक एजीएम में, तो पुराना ऑडिटर जब तक, क्योंकि वो एजीएम खत्म नहीं हुई तब तक के वो चलता रहेगा। अगर एजीएम एडजर्न हो गई तो तब तक के पुराना ऑडिटर कंटिन्यू करते रहेगा। सो वो दिया है, वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एक्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, तो ऐसे केस में ऑडिट कमिटी फिल करेगी, ऑडिट कमिटी बताएगी, रिकमेंड करेगी कि किस व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट करना है, इवन इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सो ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी of an auditor under this section shall be made after taking into account the recommendations of such committee। ठीक है, तो सिंपल है। सो इतना सा था। हाँ सो आसान है, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, आसान है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसमें हमारे काम की भी चीज है। सो आएगा भी और एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है सब। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, कैजुअल वैकेंसी भी पूछ सकते हैं, पूरा 139 इंपॉर्टेंट है। 30 कहां पे? दोनों जगह ऊपर। हाँ 30 सीएजी अपॉइंट करेगा कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में, सीएजी ने नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज। जूम आउट करूं? चलो ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, और अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा हम चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।